हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज आप समास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर समास क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके प्रकारों के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है। अगर ये सारी बातें विस्तार पूर्वक जान जाते हैं तो परीक्षा में अगर समास से जुड़ी हुई कोई भी बातें, कोई भी प्रश्न पूछता है तो आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। बीच में स्किप करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं तो इससे क्या होता है कि जितनी चीजें जानते हैं आप उसका निगेटिव यानी उल्टा अर्थ अपने आप बनाकर निकालने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपके मन में भी भ्रामक बातें या उल्टी सीधी बातें आने लगती है। साथ में जो कंटेंट आप देखते हैं, जो कंटेंट आधी अधूरी हासिल करते हैं, उस कंटेंट को पेश करने वाले व्यक्ति को भी भला बुरा कह देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो देखिए, आपको मजा भी आएगा, साथ में आप इसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे और किसी भी परीक्षा के लिए यह खासा महत्वपूर्ण होगा। आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी पेपर, यानी हिंदी पेपर के अंतर्गत समास के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक यहाँ दिखाई गई है। इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समास की परिभाषा, यानी सबसे पहले जान लेते हैं कि समास आखिर कहते किसको हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यहाँ जैसे में लिखा हुआ है राजपुत्र, यानी इसका विस्तारित अर्थ होता है राजा का पुत्र। चूंकि समास में क्या बोला कि दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, ये विभक्ति चिन्ह है, इसी विभक्ति चिन्ह को जब छोड़ देंगे तो ये दोनों जो है राजपुत्र बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे मदिरालय, बगल में लिखा हुआ आपको मिलेगा मदिरा का आलय, यानी ऐसा घर जहां मदिरा प्राप्त होता है। जो आप ये विभक्ति चिन्ह देख रहे हैं, इसी को जब छोड़ देते हैं और जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मदिरालय बन जाता है। बगल में आदि लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसके आधार पर समास के अर्थ को समझ सकते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है समास के भेद, बगल में लिखा है समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब देखते हैं बारी बारी से कि कौन कौन सा भेद होता है और उस भेद के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है। यहाँ एक नंबर में कहा है, क्या कहा है? अव्ययी भाव समास। इसका परिभाषा क्या बोलता है? जिस समास में पहले पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि एक बात को आप कई तरीकों से बोल सकते हैं, एक बात को कई तरीकों से पेश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछता है कि सीता कौन थी, और जिस पाठ से इस प्रश्न को लिया गया है और उस पाठ के अंदर इसका उत्तर दिया गया है सीता राम की पत्नी थी। और जब एक छात्र इसको याद कर लेता है और याद करने के बाद जब कुछ महीनों के बाद परीक्षा देने जाता है, परीक्षा हॉल में जाता है, उसके सामने जो प्रश्न पत्र दिखाई देता है उस प्रश्न पत्र में यही प्रश्न आता है कि सीता कौन थी। और परीक्षा हॉल में उस छात्र को ये बातें याद नहीं आ रही है, लेकिन वह छात्र किसी दूसरे व्यक्ति से सुना हुआ था
कि सीता लक्ष्मण की भाभी थी, सीता भरत की भाभी थी या सीता शत्रुघ्न की भाभी थी। इस प्रकार की बातें किसी दूसरे के द्वारा वह छात्र सुना हुआ था, जो बातें उसके माइंड में बैठा हुआ था, लेकिन जो याद करके रखा था कि सीताराम की पत्नी थी, ये बातें उसको परीक्षा हॉल में याद नहीं आ रहा था। अब वह छात्र क्या करता है, वह छात्र उत्तर में लिख देता है कि सीता लक्ष्मण की भाभी थी और लिखकर वापस आ जाता है। जरा इस बात पे गौर करें तो यही पता चल रहा है कि मान लीजिए एक बात को कई तरीकों से कह सकते हैं, एक बात को कई तरीकों से पेश कर सकते हैं, बस उसका अर्थ समान होना चाहिए, उसका अर्थ बराबर होना चाहिए। आप ये कहें कि सीताराम की पत्नी थी या सीता लक्ष्मण की भाभी थी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इस बात को अभी कई तरीकों से भी कह सकते हैं, अर्थ बस सेम होना चाहिए। यही बात नई शिक्षा नीति भी कहती है, यही बात नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि आपको अर्थ पे ध्यान देना है, ना कि हूबहू याद करके उसी को लिखने पे ध्यान देना है। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। यहां लिखा हुआ है जैसे, तो जैसे में लिखा है प्रतिदिन, प्रति मास, यथाशक्ति आदि। तो आप शब्द यहां देख रहे हैं, इसमें पहला पद क्या है, प्रधान है। जो आप प्रति देख रहे हैं, प्रति देख रहे हैं, यथा देख रहे हैं, इसकी प्रधानता है क्योंकि यह दिन प्रति पर निर्भर है और प्रति का मतलब है रोज रोज। यहाँ दिन के जगह पे अगर मास लिखा होता तो क्या बोलते, प्रति मास या प्रति छमाही या प्रति वर्ष। तो इससे क्या होता कि जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी शब्द लिखा होता वह इस प्रति के ऊपर निर्भर रहता। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता प्रति वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम है वह प्रत्येक वर्ष होता है, यानी कि एक साल में एक बार होता है। यहाँ लिखा रहता प्रति छमाही, यानी कि 6 माह में एक बार, प्रति तिमाही यानी कि 3 माह में एक बार। इस तरीके की चीजें जो हैं अव्ययी भाव समास में शामिल होता है और ऐसे शब्द जो हैं अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन से शब्द, तो जिसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, जिसके पहले पद की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है। दूसरा बोला है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या कह रहा है, जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अव्ययी भाव की परिभाषा है उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। अव्ययी भाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था, इसमें क्या है, अंतिम पद प्रधान है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजपुत्र, दानवीर, पथ भ्रष्ट आदि। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है राजपुत्र, इसमें क्या बोला, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद मतलब जो आप राजपुत्र देख रहे हैं इसमें पुत्र है, जो आप पुत्र देख रहे हैं यह अंतिम पद है और इसकी प्रधानता किस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और आप ये समझ रहे हैं कि यदि राजा के पुत्र हैं तो उनका जो स्वभाव होगा, उनका जो चाल चरण होगा, उनका जो चरित्र होगा राजा के गुणों से मिलता जुलता होगा, इसलिए पुत्र की प्रधानता है। उसी प्रकार से दानवीर में वीर की प्रधानता है, पथ भ्रष्ट में भ्रष्ट की प्रधानता है। इस तरीके के शब्द को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा क्या बोलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति रहे तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए जैसे में क्या लिखा हुआ है, नव युवक यानी नया है जो युवक, नीचे लिखा है महात्मा यानी महान है जो आत्मा। इस तरह के शब्द जो हैं किसमें शामिल होते हैं, कर्मधारय समास में शामिल होते हैं।
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे नंबर बोला है द्विगु समास। इसमें क्या बोला है, वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा शब्द जब उस शब्द का आप अर्थ निकालें तो उस शब्द से किसी संख्या का बोध होता हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि का बोध अगर हो तो वैसे शब्द को द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है पंच पात्र, पंच माने 5, यानी इस शब्द से 5 का बोध हो रहा है तो ऐसे शब्द को द्विगु समास कहते हैं। बगल में त्रिभुवन लिखा हुआ है, त्रि माने 3 होता है, यानी कि इस शब्द से संख्या 3 का बोध हो रहा है। आदि लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसे संख्या का बोध होगा। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। आगे नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुब्रीहि समास। क्या लिखा है, बहुब्रीहि समास बोलता है जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो शब्द आपको दिखाई देगा उस शब्द को आप जैसे ही बोलेंगे तो उसका दूसरा अर्थ आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसको और किस नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पंकज लिखा हुआ है, तो पंकज से क्या पता चल रहा है, सीधे कमल का अर्थ निकल रहा है। लंबा है उदर जिसका उसको लंबोदर बोलते हैं। बगल में लिखा है दशानन, आप जानते हैं कि दशानन किसको कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं। आगे देखते हैं किस समास के बारे में बोल रहा है, कह रहा है कि द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा कहता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होता है, जैसे यहाँ बोला है मारपीट, अगर आप मारपीट में विभक्ति चिन्ह को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मार और पीट। आप मार कहें या पीट कहें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे शब्द को द्वंद्व समास कहा जाता है। बगल में लिखा है अन्न जल, जब इस शब्द में विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो ये होगा अन्न और जल। आप अन्न और जल में तुलना करेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अन्न जल के बिना अधूरा है और जल अन्न के बिना अधूरा है। यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके बगल में पानी जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि जब आपको भूख लग जाती है तो केवल पानी पीकर रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपको भूख लगती है तो केवल खाना खा लेते हैं और पानी बिल्कुल पीते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों का संबंध, दोनों का मिलन, दोनों का संगम जरूरी होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास कहा जाता है। बगल में लिखा है गौरी शंकर, यानी कि गौरी और शंकर दोनों का वैल्यूएशन बराबर है। जैसे राधा कृष्ण बोले, सीताराम बोले, इन दोनों शब्दों का अर्थ बराबर है। ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास में शामिल किया जाता है। लास्ट में यहां लिखा हुआ है नंग समास। जो आप नंग देख रहे हैं, यह नंग नकारात्मक शब्द को सूचित कर रहा है, नकारात्मक बातें कह रहा है। इसकी परिभाषा में देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस समास का पहला पद नकारात्मक होता है उसे नंग समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर अनंत लिखा हुआ है, जिसका अंत नहीं होता है उसको अनंत कहते हैं। इसमें नकारात्मक बातें छिपी हुई है, इसलिए अनंत को नंग समास कहा जाता है। यहाँ अभाव लिखा हुआ है, जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, नंग समास कहते हैं। तो ये थी समास के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए कि आखिर समास होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके प्रकारों के अंतर्गत इसके प्रकारों के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें समास से जुड़ी हुई कोई भी बातें अगर पूछे तो अब आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।